नमस्कार मित्रों, साइकोलॉजी की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं रीट के लिए सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड सबके लिए एक साथ यहाँ पर हम साइकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट कर रहा है। मित्रों यहाँ पर हमने साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड के लिए भी कॉमन यहाँ पर किया हुआ है। आगे हम जैसे जैसे सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, या इसमें साथ में जहाँ तक होगा जो सिलेबस में सेम रहेंगे वो सेम आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके विशेष कार्य कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से विशेष काम हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो इससे संबंधित बनाया था, उसमें हमने 5 मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं 6 से 10 मनोवैज्ञानिकों को। तो सबसे पहला हमारा इसमें 6 नंबर पे हम देखेंगे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स से रिलेटेड हम इसमें मेन बातें जो हैं उनको समझेंगे और उसके बाद में आगे जो भी रहेंगे इसमें महत्वपूर्ण उनको हम जानेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा इनका जन्म। ठीक है, यानी विलियम जेम्स का जन्म कहाँ हुआ है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो जन्म की बात करें तो 1842 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और मृत्यु की बात करें तो 1910 में मृत्यु हुई है। ऐसे हालांकि मृत्यु से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल आया नहीं है, लेकिन जन्म से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने दोनों को यहाँ एक साथ लिख दिया है। मान लो कोई सवाल बनता है तो इसको भी आप यदि पढ़ोगे तो याद रहेगा। और बात आती है कि कहाँ हुआ है, तो न्यूयॉर्क शहर में हुआ है इनका जन्म। और कहाँ है, अमेरिका के अंदर है न्यूयॉर्क शहर। तो ध्यान रखना है कि विलियम जेम्स का जन्म न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में हुआ, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। अब देखो मित्रों, यहाँ हम आगे चलते हैं। अगली लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का अग्रदूत माना जाता है या माना गया है। तो विलियम जेम्स को क्या माना गया है, प्रकार्यवाद का अग्रदूत। हमने आपको संप्रदाय जब पढ़ाए थे तो उसमें हमने इनको अलग अलग डिफाइन किया था कि भाई संरचनावाद क्या है, प्रकार्यवाद या कार्यात्मवाद क्या है। ठीक है, समग्रवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, साचार्यवाद है, प्रयोजनवाद आदि को हमने वहाँ स्पष्ट किया था। प्रकार्यवाद या कार्यात्मवाद की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि यह संप्रदाय जो है वो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर ज़्यादा बल देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना होगा प्रकार्यवाद का अग्रदूत कौन है। यदि सवाल आता है तो याद रखना होगा विलियम जेम्स। आगे चलिए, विलियम जेम्स के योगदानों में प्रयोजनवाद तथा चेतन सरिता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, प्रयोजनवाद भी हमने आपको बताया था। प्रयोजनवाद के अंदर क्या बताया था, प्रयोजनवाद में कहा गया है कि भाई कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। ठीक है, उस प्रयोजन के वजह से ही व्यक्ति अपना कार्य कर पाता है, और जब तक प्रयोजन नहीं होता है तब तक वह कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है। यानी कि प्रयोजन मान लो, आप कोई ना कोई उद्देश्य मान लो। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के या प्रयोजन को लेकर ही आगे बढ़ता है। जब तक उसका उद्देश्य या प्रयोजन निश्चित नहीं होता है तब तक वह अस्थिर स्थिति में रहता है। ठीक है, ऐसे तो इस तरह से यहाँ पर जो विशेष योगदान है उनका प्रयोजनवाद है। और चेतन सरिता में हमने आपको पहले ही बता दिया कि चेतन के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तथ्य ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं, आगे आपको महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर देखिए, R.I. वाटसन के अनुसार, यानी वाटसन के अनुसार विलियम जेम्स ने 1875 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही कर दी। कहाँ पर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1875 के अंदर ही इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। ये वाटसन के अनुसार हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मनोविज्ञान में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने का जो श्रेय है वो विलियम वुंट को दिया जाता है, जो कि 1879 के अंदर इन्होंने लिप्जिंग नामक स्थान पर लिए पहली प्रयोगशाला खोली है दुनिया के अंदर, और उन्हीं को ये श्रेय दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये विशेष काम नहीं हुआ इन्होंने जो विलियम जेम्स ने जो 1875 में खोली है, यहाँ पर कोई इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कोई विशेष नहीं होगा, केवल एक प्रकार से नाम मात्र का मानो आप, इसलिए उसको मतलब ये श्रेय नहीं दिया जाता, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का श्रेय नहीं दिया जाता। वो श्रेय विलियम वुंट को दिया जाता है जिन्होंने 1879 में
ठीक है। इनके बाद में 75 के बाद में उन्होंने 1879 में ये प्रयोगशाला जर्मनी के अंदर लिपजिंग नामक स्थान पर स्थापित की है, ठीक है। तो इस तरह से हमने विलियम जेम्स से संबंधित ये तथ्य जाने हैं। तो इसमें हालांकि डायरेक्ट तो ऐसा कोई टॉपिक है नहीं कि भाई आपके मनोवैज्ञानिक आएंगे, लेकिन इनमें से सवाल जरूर आते हैं, इसलिए हमने उसको एक टॉपिक के रूप में यहाँ पर आपको बताया है। तो आप इसको जरूर सुने, एक बार जरूर देखें। मित्रों, आपको पीडीएफ नोट्स भी सारे के सारे मिल जाएंगे, वो हमारे ऐप पे मिलेंगे। हमारा ऐप है मोबाइल एप्लीकेशन मिशन करियर क्लासेज है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप। इसको प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लें और इस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर पीडीएफ के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा सिगमंड फ्राइड। अगला है मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड। अब सिगमंड फ्राइड के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सिगमंड फ्राइड, देखो सबसे पहले तो वही जन्म की बात है कि 1856 में इनका जन्म है और 1939 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये दो तथ्य तो आपको ध्यान में रखने ही हैं। आप मृत्यु का नहीं रख सकते तो आप कम से कम जन्म वाला तो याद रखेंगे। अब बात आती है कि कहाँ जन्म हुआ है, तो इसमें लिखा है कि फ्राइड का जन्म ऑस्ट्रिया के फ्राइबर्ग शहर में हुआ, ठीक है। तो यहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ भाई, ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। तो यहाँ फ्राइबर्ग एक शहर है, वहां पर इनका जन्म हुआ सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड तो ये मानो कि बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। अब इनका क्या मतलब विशेष मानना है, इनके क्या विशेष कार्य हैं, उनको हम आगे देख रहे हैं। कह रहे हैं कि इनका मानना है कि मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम का मतलब यहाँ पर सेक्स से है, ठीक है। यानी काम भावना, सेक्स की जो भावना होती है, फीलिंग्स होती हैं, वो उनका मानना है कि मूल जो प्रेरणा है वो काम से है। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का मानना है। सिगमंड फ्राइड ने माना है ये, यानी कि ये काम भावना को प्रमुख मानता है, ठीक है। और जिसको इन्होंने एक नाम दिया है काम को, लिबिडो। लिबिडो को इन्होंने कहा कि भाई ये शक्तियों का भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है, इस तरह से इनका मानना है। और इन्होंने बालकों के अंदर भी ये काम भावना को बताया है, लेकिन वो एक अलग रूप में होती है, ऐसा इन्होंने माना है, ठीक है। ऐसे आगे देखते हैं। तो इनकी जो मुख्य बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ पर देखिए सिगमंड फ्राइड ने 1913 में टोटेम एंड टैबू नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें समाज मनोविज्ञान के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है हमारा कि सिगमंड फ्राइड की कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने समाज मनोविज्ञान के विशेष पहलुओं पर प्रकाश डाला। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है टोटेम एंड टैबू और इसका प्रकाशन हुआ है 1913 में, ठीक है, ठीक है। और इसमें बताया गया समाज मनोविज्ञान के विशेष पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई है, उसका विवेचन है। इस तरह से आपको ये तथ्य ध्यान रखना होगा। आगे कह रहे हैं कि सिगमंड फ्राइड के दो प्रमुख विद्रोही थे, ठीक है, जिसमें एक तो एडलर का नाम आता है, एक जुंग का नाम आता है, ठीक है। ये जुंग जो है इनके ही शिष्य थे। एडलर ने जिस मनोविज्ञान की स्थापना की है उसे वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। तो एडलर ने जिस मनोविज्ञान की स्थापना की है उसका नाम क्या है भाई, वैयक्तिक मनोविज्ञान। और जुंग और एडलर ये दोनों क्या विरोध करते हैं। इन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, बच्चों के अंदर काम भावना नहीं है, ये काम की बात करी उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और जबकि सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मतलब बालकों में काम भावना होती है, लिबिडो पाई जाती है। लिबिडो शक्तियों का ऐसा भंडार है जो हमेशा ही सुखों की खोज में रहता है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर मतलब कुछ तथ्य विशेष बताए हैं। तो उम्मीद है कि आपको इनमें से अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, और इनमें से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे तथ्य। जो तथ्य हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। फिर हम धीरे धीरे टॉपिक पर चलेंगे। आपका पूरा सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा, आपको क्लासें लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत का भी हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी आपको रीट और सेकंड ग्रेड के कोर्स विशेष रूप से वहाँ पर मिलेंगे। ऐप के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे और आपको यूट्यूब पर भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला मनोवैज्ञानिक देखते हैं, मैक्स वर्दाइमर। देखिए मैक्स वर्दीमर का नाम आपने सुना है। मैक्स वर्दीमर ने क्या विशेष काम किए हैं, एक बार उनको हम देखेंगे। मैक्स वर्दीमर
जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1880 में हुआ है और मृत्यु इनकी 1943 में मानी जाती है। अब देखो विशेष क्या है, कह रहे हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना प्रेग में जन्मे मैक्स वर्दाइमर द्वारा की गई है, यानी मैक्स वर्दीमर द्वारा की गई है। आपको हमने गेस्टाल्टवादी संप्रदाय या समग्रवादी संप्रदाय बताया था, जिसमें मैक्स वर्दीमर का नाम था, कोफ्फा एंड कोलर, इन 3 व्यक्तियों का विशेष रूप से नाम था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना में जो सबसे अहम व्यक्ति थे वो मैक्स वर्दाइमर का मानते हैं। यहाँ पर आपको संप्रदाय के बारे में पहले ही बता दिया है कि इसमें समग्रता के बारे में बात की जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से अंश की ओर शिक्षण पद्धति जो है वो इसी संप्रदाय की देन होती है। इनका मानना भी यही है कि पहले हमें पूर्णता से अंश की ओर चलना चाहिए, पूर्णता के बारे में बात करनी चाहिए, उसके बाद में अंश से संबंधित बात होनी चाहिए। पहले बच्चों को पूर्ण रूप से जो मुख्य बात है उसको पूरी तरीक़ा से स्पष्ट करना चाहिए, उसके बाद में उसकी जो मेन बातें होती है छोटी छोटी अंश के रूप में उनको बताना चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहले उस संपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे, मोटी जानकारी, उसके बाद में उसमें जो बिंदु हैं छोटे छोटे उनकी तरफ हम चलते हैं। तो इसको कहेंगे समग्रता से हम वापस जा रहे हैं किसकर, अंश की ओर। तो इसका यहाँ पर तात्पर्य हो गया कि हम पूर्णता से अंश की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि कोहलर तथा कोफ्फा इस स्कूल के सह संस्थापक थे। मैंने आपको बताया कि कोहलर कोफ्फा जो हैं वो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय में सहयोग या सह संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया है, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे करके आप 3 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखते हैं गेस्टाल्टवादी संप्रदाय में, लेकिन हम अभी विशेष रूप से मैक्स वर्दीमर को ही पढ़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने अन्य मनोवैज्ञानिक संप्रदायों अर्थात संरचनावाद, व्यवहारवाद तथा साचर्यवाद के विरोध में आवाज उठाई, यानी उन्होंने संरचनावाद, व्यवहारवाद और साचर्यवाद जो कि हम आपको बता चुके हैं इनके बारे में उन्होंने विरोध उठाया, यानी उन्होंने विरोध किया कि इसमें जो मानना है, जैसे संरचनावाद विलियम वुंट का नाम आपको हमने बताया था। संरचनावाद में आपको ये भी बताया था कि इस सिद्धांत में मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, और यह संप्रदाय जो है वो वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर ज़्यादा बल देता है। इसके बाद में हमने व्यवहारवाद में आपको बताया कि इसमें मनोवैज्ञानिकों का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना, नियंत्रण करना और उसके संबंध में भविष्यवाणी करना विशेष रूप से यहाँ पर होता है। और साचर्यवाद की हम बात करें तो साहचर्यवाद में इसमें स्पंदन, स्मृति, ज्ञात और साहचर्य को महत्व दिया, यानी साहचर्य को विशेष महत्व दिया जाता है, एक दूसरे से साहचर्य स्थापित हो जाना, इसका यहाँ पर विशेष मतलब तथ्य रहता है। अब इन तीनों का विरोध किया है इन्होंने, मैक्स वर्दीमर ने, क्योंकि मैक्स वर्दीमर इनसे अलग मानता है। मैक्स वर्दीमर तो कहता है कि संपूर्ण बात को पहले रखिए, यानी समग्रवादी है, ये गेस्टाल्टवादी है, समग्रवादी है। ठीक है, ऐसे। और ये लोग कह रहे हैं कि संरचनावादी में अलग बात बता रहे हैं, व्यवहारवाद में कुछ अलग तथ्य बताया जा रहा है, साहचर्यवाद में कुछ अलग तथ्य बताया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर विरोध होता है और उन्होंने अपने ही तथ्य को सर्वोपरि सिद्ध किया है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के मूल प्रयोगात्मक योगदानों को 4 भागों में बांटा है, यानी कि इनके जो मूल प्रयोगात्मक उनके जो कार्य हैं, ठीक है, उनको 4 जगह विभक्त किया गया है, 4 जगह बांट करके उसकी विवेचना की जाती है। एक तो इसमें प्रत्यक्षण होता है, ठीक है, प्रत्यक्षण के बारे में डिटेल से इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद में चिंतन से संबंधित यहाँ पर पूरी बात की गई है, सीखना या अधिगम से रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट यहाँ विवेचन किया है, और एक है स्मृति। तो ये 4 यहाँ पर उनके अलग अलग फैक्टर बताए हैं इन्होंने। तो इनको हम कह सकते हैं कि इनका जो योगदान है वो 4 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्षण के रूप में, चिंतन के रूप में, सीखना या अधिगम के रूप में, स्मृति के रूप में। तो ये आपको तथ्य ध्यान रखना होगा। तो ऐसे करके मैक्स वर्दीमर से संबंधित कुछ जो तथ्य थे वो हमने आपको बता दिए हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनमें से जो छोटे छोटे तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न बनता है वो मैंने यहाँ शामिल किए हैं। तो उम्मीद है कि कोई भी आप एग्जाम दोगे, चाहे रीट का दे लो, सेकंड ग्रेड का दे लो, फर्स्ट ग्रेड का दे लो, यदि ये वाला टॉपिक है, ठीक है, तो आपको सवाल मिल जाएगा, आप उम्मीद है पूरी।
मित्रों, बहुत जल्द में 11वीं और 12वीं क्लास की जो किताबें राजस्थान बोर्ड में चलती हैं हमारे साइकोलॉजी की, उनकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि उनमें से प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न होते हैं जो कि हर एग्जाम में मिलते हैं। आपकी चाहे गाइडों में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन उनमें जरूर मिलेंगे। तो मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं अच्छे से, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं उनको मैं नोट कर रहा हूं। उसके बाद में आपको PDF नोट्स भी दे दिए जाएंगे और आपको वीडियो क्लास भी मिल जाएंगे। अगला मनोवैज्ञानिक हम देख रहे हैं विलियम मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल से रिलेटेड क्या तथ्य हैं उनको हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, विलियम मैकडूगल। ठीक है, चलिए एक एक तथ्य को जानेंगे। मैकडूगल से रिलेटेड सबसे पहले तो हम जन्म की बात करें तो 1871 में जन्म हुआ है और 1938 के अंदर इनकी मृत्यु मानी जाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं कि लंदन में जन्मे मैकडूगल, इनका जन्म लंदन में हुआ है। ठीक है, और इन्होंने मन ऊर्जा मनोविज्ञान अर्थात हॉर्मिक मनोविज्ञान है। हॉर्मिक मनोविज्ञान का नाम आपने सुना होगा। हॉर्मिक मनोविज्ञान को हम कह सकते हैं भाई प्रेरकीय, जो हमने प्रयोजनवादी संप्रदाय बताया था वो हॉर्मिक इसी से रिलेटेड था, हॉर्मिक मनोविज्ञान से। ठीक है, तो इन्होंने इस हॉर्मिक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया है। जैसे प्रश्न बन जाता है कि मन ऊर्जा मनोविज्ञान या हॉर्मिक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको ध्यान रखना होगा मैकडूगल ने। किसने? विलियम मैकडूगल ने। हमने आपको जब प्रयोजनवादी ये संप्रदाय बताया था उस समय भी हमने कहा कि हॉर्मिक मनोविज्ञान भी इसको हम कह सकते हैं, हॉर्मिक संप्रदाय भी इसको हम कह सकते हैं। इस हॉर्मिक या फिर मन ऊर्जा मनोविज्ञान में क्या होता है, इसके अंदर आत्मसम्मान को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन जरूर छुपा रहता है, उसी के दम पर व्यक्ति काम करते हैं। यदि वो उद्देश्य स्पष्ट नहीं पता लगता है, प्रयोजन पता नहीं चलता है, तो व्यक्ति उतनी एक्टिव स्थिति में काम नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए। ऐसे तो इस तरह से आप समझ गए कि लंदन में इनका जन्म हुआ है और मन ऊर्जा मनोविज्ञान अर्थात हॉर्मिक साइकोलॉजी का इन्होंने प्रतिपादन किया। ये तथ्य ध्यान रखने होंगे। आगे चलते हैं, आगे स्पष्ट किया है कि हॉर्मिक जो पद है आपका वो ग्रीक भाषा के हॉर्म शब्द से बना है। ठीक है, अब देखो हॉर्मिक शब्द ग्रीक भाषा का है, यानी ग्रीक भाषा के हॉर्म से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरणा या प्रवृत्ति। ये भी प्रश्न बन जाता है कि हॉर्मिक जो आपका शब्द है ये ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो हमें याद रखना होगा हॉर्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ प्रेरणा या प्रवृत्ति होता है। ठीक, इस प्रकार की प्रेरणा या प्रवृत्ति का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, यानी जो इसमें प्रेरणा या प्रवृत्ति की बात की जा रही है, यहां पर खास बात यह है कि इस प्रकार की प्रेरणा का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जैसे मान लो कि आप अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहां एक आपकी प्रेरणा है पढ़ने की, वो क्या है, आपको तैयारी करनी है, नौकरी लगनी है, वो आपके लिए एक प्रेरणा का काम यहां पर कर रही है। तो यहां जो भी मतलब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए प्रेरणा है उसका एक उद्देश्य जरूर होता है, एक निश्चित, ऐसा यहां इनका कहना है। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। मैकडूगल के अनुसार एक विशेष उद्देश्य या लक्ष्य पर पहुंचने के व्यवहार को अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य है। यानी कि मैकडूगल ये कहता है कि एक विशेष उद्देश्य या लक्ष्य पर, यानी कोई उद्देश्य हो सकता है, कोई विशेष लक्ष्य हो सकता है, जैसे मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, मुझे सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन प्राप्त करना है, मुझे रीट में सिलेक्शन प्राप्त करना है, ये हमारा लक्ष्य या उद्देश्य है। इस लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचने के जो व्यवहार है हमारा, उस व्यवहार को अध्ययन करना, उस व्यवहार को समझना मनोविज्ञान का विशेष काम माना जाता है। ठीक है, उस व्यवहार को समझ करके उसको उसी हिसाब से तैयार करना, ये होती है मुख्य बात। जैसे आपने सोच लिया कि मुझे नौकरी लगनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा, आपको उसी के अनुसार आपको ढालना होगा, तभी जाकर के आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ऐसे आगे चलिए। आगे देखिए मित्रों, यहां पर कह रहे हैं कि मैकडूगल ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, याद रखना है पुस्तक का नाम। तो प्रश्न आ सकता है कि मैकडूगल की जो बहुचर्चित पुस्तक है उसका क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इस पुस्तक में ऐसे उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की
अनेक विशेषताओं का यहां पर वर्णन किया गया है, उन पर विशेष रूप से विवेचन या प्रकाश डाला गया है उन पर। तो पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, और इसमें उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की बात की गई है। जिस उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमने पहले ही बता दिया है कि मन ऊर्जा जो मनोविज्ञान है, ठीक है, जिसकी इन्होंने विशेष रूप से बात की है, उसमें प्रेरणा और प्रवृत्ति को मुख्य माना है, ठीक है। उसी के बारे में कहा है कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की अनेक विशेषताओं को यहां पर इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट किया है, उस पर विशेष फोकस किया है। आगे कह रहे हैं कि कैसे ये विशेषताएं जिन पर उन्होंने विशेष फोकस किया है, उनमें कौन कौन सी विशेषता हैं, उनको यहां पर बताया है कि जैसे उद्देश्यपूर्ण व्यवहार स्वाभाविक होता है, इस तरह की कुछ विशेषताएं यहां पर उन्होंने बताई हैं जिन पर फोकस किया है। एक तो है कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार स्वाभाविक होता है। निश्चित सी बात है कि जो ऑटोमेटिक है, नेचुरल होता है भाई उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। हमारा कोई उद्देश्य होता है, टारगेट फिक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम व्यवहार करते हैं और अपने आप ही होता है, स्वाभाविक रूपेण होता ही है ऐसा, ठीक। आगे है जैसे कि यहां पर एक उदाहरण दिया है कि चूहे को देखते ही बिल्ली उस पर झपटती है, यानी कि चूहा जो है बिल्ली के लिए लक्ष्य का काम करता है। जैसे मान लो सेकंड ग्रेड की घोषणा हुई कि सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, तो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती की सूचना आई है, ये लक्ष्य है, उस पर सारे लोग एक साथ तैयारी के लिए मानस बना रहे हैं, झपट रहे एक तरीका से। तो ये क्या है, एक हमारा उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, उसके लिए हम पीछे लगे हुए हैं कि भाई उसको हम प्राप्त करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि चूहे को देख करके बिल्ली उसको पकड़ने की कोशिश करती है, उस पर झपटती है, ऐसे। आगे कह रहे हैं कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की एक बार उत्पत्ति हो जाने पर लक्ष्य पर न पहुंचने पर उसके बाद भी वह कुछ देर तक बना रहा है। ये बात भी सही है। जैसे मान लो उदाहरण दिया है कि चूहे के चले जाने के बाद भी बिल्ली थोड़ी देर तक उस पर क्रोध दिखाती है। जैसे मान लो बिल्ली चूहे पर दौड़ी बहुत तेज और चूहा पकड़ में नहीं आया, तो भी थोड़ी देर के लिए बिल्ली उस पर क्रोध दिखाती है, जैसे करती है कि वो वास्तव में उसको देखकर कर रही हो, ऐसा होता है। समझ गए बात को? ऐसे तो यहां पर हमने स्पष्ट किया कि भाई मैकडूगल ने कौन कौन सी तथ्य यहां पर विशेष रूप से बताए हैं और उनकी पुस्तक कौन सी है। तो ऐसे करके यहां से आपका प्रश्न जरूर बन जाएगा मैकडूगल से रिलेटेड, इसमें काफी इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पर आपको बताए हैं। और भी हैं इससे रिलेटेड, अभी उनको भी जानते हैं। देखिए यहां पर और भी तथ्य हैं, तो ये हम विशेषताएं देख रहे हैं। तो आगे इसमें और भी हैं कुछ विशेषताओं के बारे में। यहां देखिए कह रहे हैं कि प्राणी लक्ष्य पर पहुंचने में किसी कारण से असमर्थ रहता है तो वह व्यवहार में परिवर्तन करके लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करता है। ये बात बिल्कुल सटीक बात है कि भाई जैसे मान लो कि आप लक्ष्य तक पहुंचने में मान लो असमर्थ रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और लक्ष्य पर पहुंचने का पुनः प्रयास करेंगे हम। जैसे मान लो आपने रीट का एग्जाम दिया, नहीं हुआ किसी कारण से, उसके बाद में आप क्या करेंगे, व्यवहार में परिवर्तन करते हुए पुनः लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, वापस रीट की तैयारी करेंगे और वापस अच्छे मन से ढंग से जहां हमारी कमियां रह गई हैं उनको हम कमियों को पूरा करेंगे, कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए हम पुनः प्रयास करेंगे और लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा हमारा एक मतलब वो रहता है कोशिश। ठीक है, इस तरह से हम पूरा प्रयास करते हैं कि लक्ष्य तक पहुंच जाएं। हम व्यवहार में चेंजिंग करते हैं, कुछ हमारी जो गतिविधियां थी उनमें परिवर्तन करते हैं, जो हमारा सिस्टम था कार्य करने का उसको हम बदलते हैं। बस उसका उद्देश्य होता है कि लक्ष्य तक पहुंचना है। इस तरह से आगे कह रहे हैं कि जब प्राणी लक्ष्य पर पहुंच जाता है तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार अपने आप समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। जैसे मान लो कोई आपने उद्देश्य बनाया कि मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, रीट में सिलेक्शन प्राप्त करना है, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन प्राप्त करना है, ये आपका उद्देश्य है। अब प्राणी लक्ष्य पर पहुंच जाता है तो उद्देश्यपूर्ण जो व्यवहार उसने किया था, पढ़ाई करना, साइकोलॉजी पढ़ना, कभी जीके पढ़ना, कभी कुछ पढ़ना, कभी संस्कृत पढ़ना, कभी हिंदी पढ़ना, ये उसका जो व्यवहार है, उद्देश्य को लेकर के जो व्यवहार किया जा रहा है बार बार, उस व्यवहार के पीछे लगा हुआ है। कभी साइकोलॉजी पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी हिंदी पढ़ रहा है, कभी संस्कृत पढ़ रहा है, कभी जीके पढ़ रहा है, कभी राजस्थान का, कभी करंट का। तो ये जो व्यवहार है उसका उद्देश्यपूर्ण, ये लक्ष्य मिलते ही समाप्त हो जाता है। बताइए भाई, जैसे लक्ष्य मिल गया, आप टीचर बन गए, तो क्या आप मैथ पढ़ोगे, साइकोलॉजी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे, राजस्थान का जीके पढ़ोगे, इंडिया का पढ़ोगे, ये सारा कुछ पढ़ोगे क्या? नहीं। फिर
आपको जो आपके लिए काम में आ रहे हैं, जो लेटेस्ट आपके लिए मतलब जरूरी हैं, उन्हीं को देखोगे, बाकी चीज को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार अपने आप समाप्त हो जाता है, ऐसा इनका मानना है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। देखो आगे हमारा फैक्ट है बच्चों, यहां देखेंगे आगे 5 नंबर पे, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पुनरावृत्ति से उन्नत होता है। उन्नत का मतलब है इंप्रूव होता है, ठीक है, और पुनरावृत्ति से तात्पर्य है रिपीटेशन। आप किसी काम को बार बार रिपीटेशन में लाओगे, बार बार रिपीट करोगे, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करोगे, तो उसमें इंप्रूव होगा, ये फिक्स है। आप थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत पढ़ लीजिए, उसमें भी यही होता है। तो आप बार बार किसी टॉपिक को पढ़िए, बार बार किसी टॉपिक का आवृत्ति आप करेंगे, बार बार दोहरान करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें इंप्रूव होगा, वो आपको क्लियर होगा, याद होगा, कंठस्थ होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो पढ़ाई का भी एक फंडा अपना लो आप, कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आपके लिए कठिन लग रहा है, उसकी आप आवृत्ति करिए, उसको आप बार बार पढ़िए, सुबह शाम दोपहर 3 बार पढ़ो उसको, बस जल्दी जल्दी पढ़िए आप, फिर देखो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल अक्षर से छप जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि हमने भी ऐसा प्रैक्टिकल किया है। हम बार बार पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे, और उसके बाद में एग्जाम भी दिए हैं, सिलेक्शन भी हुआ है, रीट 2 बार पास किया है, टीचर का एग्जाम पास किया है, एसआई का एग्जाम पास किया है, उसके बाद में आप लेक्चरर का एग्जाम पास किया है, केवल इसी दम पर। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना है, ना कि ज्यादा से ज्यादा किताबों को, कम से कम किताबों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, यही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आगे इसमें फैक्ट है, मैकडूगल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी भाई, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो मैकडूगल का है, ठीक है। तो मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को विशेष रूप से आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। आगे कह रहे हैं कि प्रयोजनवाद के अधिष्ठाता विलियम मैकडूगल को ही माना जाता है। प्रयोजनवाद के जो मुख्य हैं प्रवर्तक, वो किसको मानते हैं? विलियम मैकडूगल को। और प्रयोजनवाद में क्या होता है वो हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। तो ऐसे करके मित्रों यहां पर हमने देखा कि विलियम मैकडूगल ने कौन कौन से विशेष काम किए हैं, इनसे रिलेटेड कौन कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे तथ्यों को यहां पर संकलित किया है, ठीक। और आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सरल तरीका से समझ में आए। आगे चलते हैं। हमारा इस वीडियो में मैं एक और बताऊंगा, उसके बाद में एक वीडियो और आएगा जिसमें लास्ट में बचे हुए आपके कुछ और 4-5 मनोवैज्ञानिक होंगे। उनमें ज़्यादा मैटर नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा मैटर रहेगा, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको भी जरूर पढ़ना, उनको भी जरूर समझना। अब देखो यहाँ पर अगला है हमारा जोहान फ्रेडरिक हर्वर्ट, यानी हर्वर्ट है। हर्वर्ट का नाम सबने सुना है। तो हर्वर्ट महोदय जी हैं, इनका जन्म 1776 में और 1841 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। आगे देखें तो देखिए इनसे रिलेटेड क्या तथ्य महत्वपूर्ण है उनको देखते हैं। कह रहे हैं कि ये प्रमुख दार्शनिक हैं, यानी कि ये दार्शनिक हैं। दार्शनिक आप जानते हैं फिलोसोफर होते हैं, तो दर्शन आपको पता है कि, और ये मनोविज्ञान है, दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले जब मनोविज्ञान का जन्म नहीं हुआ तो दर्शन शास्त्र चलता था, उसी दर्शन शास्त्र के अंदर मनोविज्ञान चलता था। तो ये दार्शनिक हैं जिन्हें सामान्यतः वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। ये बात बहुत ही मोस्ट है। वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा हर्वर्ट महोदय को। किसको? हर्वर्ट महोदय को। ये आपको तथ्य ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट तथ्य है ये। देखो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या तथ्य इसमें दिया गया है। तो कह रहे हैं कि हर्वर्ट के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव पर आधारित है, यानी अनुभव पर आधारित है। जितने आपके पास अनुभव होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये जो मनोविज्ञान है हार्वर्ड के अनुसार वो किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है। कह रहे हैं कि इसीलिए ये आनुभाविक है, यानी अनुभव पर आधारित है, अनुभव से संबंधित है, इसीलिए आनुभाविक है, जिसकी उपयुक्त विधि निरीक्षण, ठीक है न कि प्रयोग। यानी उन्होंने कहा कि इसकी जो उपयुक्त विधि है, ठीक है, सही विधि, वो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, न कि प्रयोग है, प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि क्या बताइए इन्होंने? निरीक्षण को बताया है। निरीक्षण विधि को इन्होंने उपयुक्त बताया है, ना कि प्रयोग को। और क्यों? उसके लिए भी बताया है कि ये जो मनोविज्ञान है वो अनुभव पर आधारित है। अनुभव पर आधारित होने के कारण इसको आनुभाविक भी कहते हैं। तो इसकी जो उपयुक्त विधि मानी जाती है, सही विधि जो सटीक मानी जाती है, वो निरीक्षण विधि को इन्होंने माना है, ऑब्जर्वेशन को माना है, ना कि प्रयोग को। प्रयोग को इन्होंने नहीं माना।
इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होगा। आगे है व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर प्रेक्षण करता है। बिल्कुल सही सी बात है, व्यक्ति जहां भी प्रेक्षण करेगा, कुछ भी करता है, सीखता है, समझता है, देखता है, सब अपने अनुभव के आधार पर करता है। हमारे पास जितना ज़्यादा अनुभव होता है हम उतने ही पूर्ण होते हैं। तो आदमी पूर्ण केवल अनुभव के आधार पर होता है, आदमी परफेक्ट अनुभव के आधार पर होता है। आपने भी देखा होगा, आप एग्जाम देते जाइए, आपके पास जो अनुभव होता है उस अनुभव से आप कम मेहनत में ज़्यादा अचीव कर सकते हो, ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे लोग कम पढ़ाई करके भी निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ लोग जो पहली बार एग्जाम देते हैं उनके पास उतना अनुभव नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके उतना अचीव नहीं कर पाते जितना कि आप। लेकिन अपवाद दोनों ही स्थितियों में होते हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अपवाद तो मिल ही जाते हैं भाई, कुछ लोग रहते हैं पहली बार एग्जाम देते हैं और अच्छे एग्जाम्स में निकल जाते हैं, वो अपवाद में माने जाते हैं, लेकिन हम सामान्य औसत की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर क्या करता है, प्रेक्षण करता है। आगे कह रहे हैं कि उसके अनुसार मनोविज्ञान तात्विक है। कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मेटाफिजिकल है, तात्विक माना जाता है, तत्वों पर आधारित होती है, और इसी अर्थ में मनोविज्ञान अन्य भौतिक विज्ञान से भिन्न मानी जाती है। यानी तत्वों के आधार पर चलती है, उसमें फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ विशेष डाटाज होते हैं, उनके आधार पर ही मूल्यांकन इत्यादि का काम करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हमें बच्चे को समझना है तो उसमें कुछ तथ्य हमें चाहिए, कुछ आंकड़े हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ हमें देखना होता है, उसके आधार पर हम आगे डिसीजन करते हैं। हालांकि हम बच्चे को देखकर भी बहुत कुछ बता देते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो मनोविज्ञान है वो तात्विक है। ठीक है, और इसी अर्थ में मनोविज्ञान अन्य भौतिक जो विज्ञान है उनसे भिन्न है। जितने भी भौतिक विज्ञान उनसे ये मनोविज्ञान अलग है। इस तरह से आगे कह रहे हैं कि हार्वर्ड के अनुसार मनोविज्ञान एक विज्ञान है, हाँ, जो कि अनुभव, तत्व, मीमांसा तथा गणित पर आधारित है। ये तथ्य भी आपको समझना है कि हार्वर्ड महोदय ये कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है वो एक विज्ञान है। सिंपल सी बात है भाई, विज्ञान में जो होता है वो मनोविज्ञान में होता है। विज्ञान में होता है कि जो हमारा कार्य होता है वो सिस्टमेटिक तरीका से होता है, इसके अंदर जो अध्ययन होता है वो एक क्रमबद्ध रूप में होता है विज्ञान के अंदर। उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी होता है, क्रमबद्ध तरीका से होता है, सिस्टमेटिक तरीका से होता है, एक व्यवस्था के साथ में होता है, एक अनुशासन में होता है, एक सारे सिस्टम से कार्य होते हैं इसके अंदर। तो अभी तो कहा है कि भाई मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो कि अनुभव, तत्व, मीमांसा और गणित पर आधारित है। बिल्कुल सही कहा। इस तरह से हमने यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक बताए हैं उनमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा, एग्जाम में आप चाहे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो मनोवैज्ञानिक के बारे में यहाँ पर चर्चा की है उनमें से आपको जरूर सवाल मिल जाएगा। हमने यहाँ पर 6 से लेकर 10 मनोवैज्ञानिक बताए हैं, यानी कि विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रायड है, वर्दाइमर है, मैकडूगल और हार्वर्ड महोदय के बारे में बताया है। इससे पहले हम आपको 5 ऑलरेडी बता चुके हैं, तो 10 मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं। इनमें से जरूर प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, तो और हमारे कुछ बचे हैं मनोवैज्ञानिक, लगभग 6-7, तो उनको भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। बस हमारे 3 वीडियो रहेंगे इसमें मनोविज्ञान से रिलेटेड। उसके बाद में हम उसमें विधियों की बात करेंगे कि इसमें मनोविज्ञान में कौन कौन सी विधियां होती हैं, आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां। उन विधियों का पूरा आपको निचोड़ बताएंगे, पूरी डिटेल आपको बताएंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो सब कुछ बताया जाएगा आपको। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, लेकिन उससे पहले मनोवैज्ञानिकों का एक वीडियो और आएगा, उसको जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर हमें बताना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको भी बताना, और आपको इससे कुछ तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगले वीडियो का इंतजार करना, अगला वीडियो हमारा इसके बाद में जस्ट मिलने वाला है आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अच्छे से सुना, और अगला वीडियो का इंतजार करें। अगला वीडियो हमारा एक वीडियो और रहेगा मनोविज्ञान से रिलेटेड, उसके बाद में आगे हम न्यू टॉपिक लेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखना, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें मैं पूरा साइकोलॉजी कोर्स करवाऊंगा। साथ ही आपको मैं इसका संस्कृत का कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा। शिक्षण विधि आपको हिंदी की शिक्षण विधि में करवाऊंगा, और संस्कृत की शिक्षण विधि तो हो ही जाएंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और भी आपको शिक्षण विधि पढ़नी है किसी भी सब्जेक्ट की तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। मैं आपको PDF भी उपलब्ध करवा दूंगा और उसकी वीडियोज भी उपलब्ध करवा दूंगा। शिक्षण विधियों का टोटल मैं हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधि पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम।